अच्छा देखो, हम लोग डिपार्टमेंट कर रहे थे इस क्लास में। तो डिपार्टमेंट का हम लोगों ने बेसिक जो भी मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो भी था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि क्यों हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंट को मेंटेन करेंगे, क्यों डिपार्टमेंट बनाएंगे। पहला बात है, एक बिजनेस में क्यों डिपार्टमेंट बनाया जाता है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस किया था, लाइक इलस्ट्रेशन 18 किया था और मैंने एक होमवर्क दिया था। ठीक है। तो पहले हम वो होमवर्क बता देते हैं कैसे सोल्यूशन होगा। इलस्ट्रेशन 18 और 19 बस ये एक्सपेंसेस कैसे डिपार्टमेंट में एलोकेट या फिर अप्रोप्रिएशन करना है वही हम लोगों ने देखा था, सॉरी अपोर्शन करना है वही देखा था। ठीक है। और एक मैंने जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, मतलब ये नॉर्मल जो मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था वैसा नहीं था। ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखो अगर नहीं हुआ है तो किस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्या, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस फॉर ए ईयर। ठीक है। एक बिजनेस का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ये तीन डिपार्टमेंट है एक बिजनेस में, उनका ओपनिंग स्टॉक बता रखा है हर एक डिपार्टमेंट का। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखना है, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था होमवर्क देते वक्त, कि यहाँ पर सारा चीज जो है वो यूनिट में दिया हुआ है। 120, 80, 152 परचेज भी यूनिट में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट कुछ भी बनाए, हम लोग कुछ यूनिट में नहीं लिखते हैं, सारा चीज वैल्यू में लिखते हैं। वैल्यू कैसे होता है, यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट इनटू पर यूनिट वैल्यू, रुपीज पर यूनिट। अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू, मतलब रुपीज में पता चल जाएगा कि 120 यूनिट का वैल्यू क्या है। हमें वैल्यू लिखना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, अब यहाँ पर सेल्स बताया है, लेकिन सेल्स में यूनिट के साथ साथ वैल्यू करने के लिए पर यूनिट का सेल्स वैल्यू भी बता रखा है। ठीक है। तो इससे हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ परचेज इज 1 लाख। इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में जीपी रेशियो जो है वो सेम है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मतलब तीनों डिपार्टमेंट सेम जीपी, सेम प्रॉफिट अर्न करते हैं, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट सेम ना भी हो सके। ठीक है। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एबव ईयर। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना के देना है। ठीक है। इलास्ट्रेशन, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, इलास्ट्रेशन 27, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, तो हम लोग वही लिख देंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी होगा एक्स वाई और जेड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताया। बट ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, 120, 80 और 152 लिख पाएंगे, सोचो एक बार, क्या हम लोग ये लिख पाएंगे, यूनिट लिखेंगे या फिर हमें वैल्यू लिखना चाहिए। नहीं लिख पाएंगे तो इसको नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। बट सेल्स लिख पाएंगे, सेल्स तो हम लोग इनटू कर पाएंगे ना, क्योंकि 1020 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, तो इसका कैलकुलेशन कर लो। 1020 एट द रेट ऑफ 20, तो पहला वाला सेल है 2040। ठीक है, पहला वाला सेल, सॉरी 20,400, एक जीरो कम हो गया, 20,400। अच्छा, उसके बाद 1920 इंटू 22.5, तो 43,200 सेल्स वैल्यू वाई डिपार्टमेंट का। जेड डिपार्टमेंट का 2496 इंटू 25, तो ये हो गया 62,400। अच्छा, ये हो गया 62,400। यहाँ पर एक टोटल कॉलम चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, मैंने तो यहाँ किया नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमें यूनिट भी नहीं पता, यूनिट और वैल्यू दोनों ही करना पड़ेगा।
परचेज, परचेज हमें पता है, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज, टोटल वैल्यू मतलब पूरे बिजनेस में 1 लाख रुपए का परचेज हुआ है तीनों डिपार्टमेंट मिला के, ठीक है। तो हम लोगों के पास वैल्यूएशन तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें कि ये 1 लाख में से एक्स ने कितना खरीदा है, वाई ने कितना खरीदा है, जेड ने कितना खरीदा है। तो हमें कुछ एक बेसिस पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है इससे हम लोग इतना ही लिख सकते हैं, परचेज तो टोटल में बोल रखा है, टोटल बता रखा है 1 लाख, मतलब एक्स वाई और जेड मिला के, रुपीज में जरूर दिया हुआ है टोटल, लेकिन ये मतलब कंबाइंडली बोल रखा है, तो कंबाइंडली तो लिख नहीं पाएंगे यहाँ पर, कैसे लिखे। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, ये सब वैल्यूएशंस जो है वो करना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट अवेलेबल है, एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि तीनों डिपार्टमेंट का जीपी जो है वो सेम है, ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट का जीपी जो है वो सेम है। तो हम लोग को जीपी पता होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट एक रेशियो होता है नॉर्मली, जिससे हम लोग बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना चल रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो बोलते हैं इसे, ठीक है, और शॉर्ट में जीपी रेशियो बोलते हैं। जीपी रेशियो कैसे होता है, जीपी रेशियो होगा इस तरह से, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करने से हमें जीपी पता चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखो, सेल्स तो हमें पता ही है, ये तीनों ऐड कर देंगे हमें सेल्स पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, जीपी कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे पता चलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट मतलब तो परचेज प्राइस, तो हम लोग जीपी आराम से निकाल सकते हैं, जीपी हमारा कितना हो जाएगा, सेल्स कितना है, ये सबको ऐड कर दो, 20,000 हम लोग ओवरऑल निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट में वही रेट चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। तो 43,200 और 62,400, ये देखो, तो जीपी निकाल लो कितना आता है, 62,400, 43,200 प्लस 20,400, ये हो गया 1,26,000। तो जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जीपी आ गया हमारा 1,26,000, सॉरी जीपी क्यों लिख दिया मैंने, सेल्स, सेल्स आ गया हमारा 1,26,000, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, मैंने गलती से यहाँ पर सेल्स की जगह जीपी लिख दिया, 1,26,000 सेल्स आ गया इनटू 100। अब मुझे जीपी निकालना है, जीपी कैसे निकालेंगे, इस तरह से, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे हमें मिल जाएगा जीपी। तो सेल्स कितना है, 1,26,000। अब कॉस्ट बताओ कितना होगा, जितने का हम लोगों ने खरीदारी यानी परचेस किया है वही हमारा कॉस्ट होगा ना। हम लोगों ने ये जो प्रोडक्ट खरीदे हैं, जो भी चीज है जिसको जो फिनिश गुड्स खरीद के बेच रहे हैं, उसमें हम लोगों ने खरीदा कितने का है, 1 लाख का टोटल, ठीक है। तो कॉस्ट कितना लगाया है, 1 लाख लगाया है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने इसमें से सेल किया है 1,26,000 का, तो हमारा जीपी कितना हो जाएगा, 26,000। तो यहाँ पर जीपी रेशियो आ जाएगा, तो जीपी रेशियो कितना आ जाएगा, जीपी रेशियो 26,000 डिवाइडेड बाई 1,26,000 इंटू 100। अच्छा, ये क्या मेरा एडिशन गलत है, 20,400, 43,200, 62,400 ना, मैंने 500 लिख दिया, 1,26,000 हो रहा है, एक मिनट, इंटू चेक करते हैं, 1020 इंटू 20, 1020 इंटू 20, 20,400, ठीक है, 1920 इंटू 20, 2.5, 43,200 सही है, 2496 इंटू 25, 62,400, हाँ ये भी तो सही है, 62,400। यहाँ पर इन्होंने टोटल सेल्स वैल्यू का, अच्छा कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ से जीपी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। हम लोगों का टोटल सेल्स वैल्यू ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीपी जो है, जीपी सेल्स माइनस कॉस्ट, वो भी सही है, ये भी ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर सेल्स माइनस कॉस्ट तो हम लोग करेंगे, लेकिन ये सेल्स वैल्यू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता रहे, मेरा कहाँ पर गलती हो गया है, ये देखो,
यहाँ पर जो हम लोगों ने, मैंने जो सेल्स लगाया वो कितने यूनिट का लगाया, मैंने सेल्स जो लगाया ये सब टोटल मैंने सेल्स लगाया, लेकिन परचेस कितना हुआ है, परचेस तो हुआ है टोटल इतना यूनिट, ये 1000, लॉजिक इस तरह से है, ये देखो क्यों गलती हो रहा है, 1000, 2000 और 2400, टोटल हम लोगों ने परचेस किया है 5400, अगर इसका हम लोग टोटल देखें, और सेल कितना आ रहा है 1020 यूनिट के हिसाब से, 1920 और 2496, तो हमारा 5436 आ रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये सोचो, मतलब मेरा गलती है जहां पर हो रहा है वही हम तुम लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, हम लोगों ने अगर 5400 का चीज खरीदा है तो 5436 यूनिट कैसे बेच सकते हैं, ये सोचो। अगर हम लोगों ने खरीदा ही है 5400 यूनिट, तो हम लोग 5436 यूनिट कैसे मतलब ओपनिंग स्टॉक था ना कुछ हमारे ओपनिंग। पास, हाँ, जो हाँ, ओपनिंग था उसको भी यूज किया होगा। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो हम ये वाले सेल प्राइस, मतलब ये जो यूनिट है इसका 1 लाख का खरीदारी हुआ था, इसके साथ इसको तो एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ओपनिंग कॉस्ट का वैल्यू भी तो लगा हुआ है, तो हम लोग ऐसे प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकेंगे। तो मुझे अगर सेल वैल्यू निकालना है तो मुझे ये यूनिट का सेल वैल्यू निकालना चाहिए जो मैंने खरीदा है। तो अगर मैंने इस बार, मुझे पता है कि 1000, 2000 और 2400 यूनिट खरीदा है 1 लाख रुपए में, तो ये अगर हम लोग सेल कर देते हैं, जो कि हुआ है क्योंकि उससे ज्यादा ही हुआ है, तो अगर सेल कर देते हैं तो हमारा कितना सेल वैल्यू आएगा, हम लोग ये रेट लगा के सेल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लोग ये रेट लगा के सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो ये है, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लगा देते हैं और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये वाला डेटा कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के हम लोग ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि सेल्स कैसे कैलकुलेट हुआ है। ये थोड़ा सा हटा देते, चलो जगह चाहिए यहाँ पर तो होगा नहीं, ये पूरा ही हटा देते हैं, नीचे लिखेंगे। और ये सेल्स एट द रेट ऑफ करके आया हुआ है, इसका हम लोग कर सकते हैं ऐसे कैलकुलेशन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेल्स यहाँ पर एक्स, वाई और जेड यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, 1020 इंटू 20, 1920, 22.50 और 2496 इंटू 25, तो ये आंसर्स आ रहे हैं 20,400, यहाँ पर 43,200 और ये लास्ट वाला 62,400, ये हो गया। अच्छा, हम लोग दूसरा वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जीपी। सेल्स, फिर से वही एक्स, वाई और जेड, ये तीनों डिपार्टमेंट अगर सेल करे वो यूनिट जो इन्होंने 1 लाख में खरीदा है, तो एक्स डिपार्टमेंट को कितना बेचना पड़ेगा, 1000 यूनिट, एक्स डिपार्टमेंट को 1000 यूनिट बेचना पड़ेगा क्योंकि एक्स डिपार्टमेंट ने 1000 यूनिट खरीदा है, 2000 और 2400 जितना खरीदा है, अगर उतना बिक जाता है तो कितना प्रॉफिट आ सकता है, कितना सेल्स वैल्यू आ सकता है। तो 22.5, 22.50 और 25। हाँ, वाई का 2000 है। ओ वाई का 2000, गलत लिख दिया मैंने। अच्छा, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 20,000। अच्छा, यहाँ पर हो गया 2000 इंटू 22.5, 45,000 और 2400 इंटू 25, 60,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000, 1,25,000 सेल होगा, तो इतने में ये यूनिट सेल हो जाएगा और इसी को खरीदने में खर्चा लगा है, यानी परचेज प्राइस, इसी यूनिट को खरीदने का खर्चा लगा है 1 लाख। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं प्रॉफिट कितना होगा, तो ये जीपी आ जाएगा, जीपी आ गया 25,000, जो कि सारे डिपार्टमेंट में सेम है, हम लोग रेशियो निकाल लेंगे यानी परसेंटेज। जीपी बाय सेल्स इंटू 100, तो जीपी, ये प्रॉफिट कमा सकते हैं इतना सेल करने से 1,25,000,
जीपी बाई सेल्स इंटू 100, 25,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 इंटू 100, तो 20% आ जाएगा। जीपी बाई सेल्स इंटू 100। अब ये सबका सेलिंग प्राइस, सबका प्रॉफिट आ गया। अगर प्रॉफिट आ गया तो हम लोग हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें पता है कि सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट होता है। ठीक है, सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू कॉस्ट होता है, तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना है। इससे क्या होगा, जैसे कॉस्ट मिलेगा, हम लोगों ने AS2 में पढ़ भी लिया है कि जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हम लोग कॉस्ट चेक करेंगे। ठीक है, कि कॉस्ट कितना आ रहा है हर एक डिपार्टमेंट का, तो इससे हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकते हैं और ओपनिंग स्टॉक और परचेज का भी वैल्यूएशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जितने में खरीदा है वही हमारा क्या होता है? कॉस्ट होता है। ठीक है, वही हमारा परचेज प्राइस होता है, और जो मतलब उसी में से जो बच जाता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस जीपी। तो एक्स डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस है 20, एक्स डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस है 20, हम लोग पर यूनिट बेसिस पे निकालेंगे, माइनस यहाँ पर हम लोग करेंगे जीपी को माइनस कर देंगे। ये 20% जीपी रेशियो हमेशा सेल्स पे होता है, ये जीपी है, ये सेल्स है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स को ही जीपी बोला जाता है। तो अगर सेल प्राइस इतना है तो प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट में 20% प्रॉफिट है, तो 20 रुपए में बेच के 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 20 रुपए में बेच के अगर 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 4 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कॉस्ट हो जाएगा 16 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट हो जाएगा 16 रुपीज। सिमिलरली वाई डिपार्टमेंट का सेलिंग वैल्यू है 22.50। ठीक है, तो 22.50 में अगर हम लोग 20% प्रॉफिट लगा लेते हैं तो वो कितना आएगा? 4.5, तो 18 रुपीज इसमें कॉस्ट आ जाएगा, 18 रुपीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पर है 25, 25 माइनस 25 इंटू 20%, ये हो गया 20 रुपीज। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट क्या है, यानी सारे डिपार्टमेंट ने जो भी परचेस वगैरह किया है वो 16, एक्स डिपार्टमेंट ने वाई का 18 और जेड का 20 रुपीज करके होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करें तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हर जगह पे कॉस्ट ही लोअर हो रहा है। देखो यहाँ पर एनआरवी मतलब जो बिक सकता है, जो प्राइस, दैट इज एनआरवी, तो ये 20 है, 22.5 है, ये 25 है, तो यही सब होगा। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी इससे करेंगे, परचेस का भी वैल्यू इसी से करेंगे, क्योंकि परचेस प्राइस हमारा इतना करके आना चाहिए 16, 18 और 20, क्योंकि हम लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट भी कैलकुलेट किया ना, सेल से प्रॉफिट हटा के, और परचेस जो किया था वहां से तो हम लोगों ने जीपी निकाला था, तो हमारा परचेस प्राइस भी एट द रेट ऑफ इतना करके होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं परचेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक, परचेस वैल्यू लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड का। तो परचेस यूनिट 1000, 2000, 2400, 1000 इंटू 16, 2000 इंटू 18 और 2400 इंटू 20, 16,000, 36,000 और ये हो जाएगा 48,000। तो ये हम लोग इंडिविजुअली लिख देते हैं, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, और इसका टोटल भी देख सकते हो, ये 1 लाख ही होगा। ठीक है, तो 16,000, 36,000 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, 16,000, 36,000 परचेज में होगा, सॉरी, 16,000, 36,000 और 48,000। अच्छा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं परचेज वैल्यू, जैसे निकाला क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ, पहले ओपनिंग स्टॉक निकाल लेते, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो यूनिट तो पता है एक्स वाई और जेड, 120, 80 और 52, 152। अच्छा, अब इसमें कॉस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट में ही वैल्यू होता है ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कॉस्ट ही लोअर है, तो हम लोग कॉस्ट में ही वैल्यूएशन करेंगे। 16, 18, 20, 16, 18, 20, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ही इसका वैल्यूएशन होगा, सेम मेथड से, तो हम लोग कॉस्ट में ही इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो 1920, 18 इंटू 80,
1440। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 152 इंटू 20, ये हो गया 3040। और परचेस का भी कर लेते हैं, नहीं सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहले हमें यूनिट भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं, 3040 था लास्ट वाला, 1920, 1440। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। तो पहले यूनिट चाहिए, क्योंकि बाकी का यूनिट दिया हुआ था, जबकि क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट भी गिवन नहीं था। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? पहले ओपनिंग स्टॉक जितना था, कोई भी एक डिपार्टमेंट का ले लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक में था 120 यूनिट, उसमें से फिर खरीदा उसमें और भी खरीदा गया था 1000 यूनिट। पहले 120 यूनिट सेल करने के लिए था, और भी 1000 यूनिट खरीदा गया सेल करने के लिए। ठीक है, तो टोटल यूनिट बन रहा है 1000 प्लस 120, ये हो जाएगा 1120। लेकिन उसमें से सेल हुआ है 1020, तो जो सेल हो गया उसके बाद जो बचेगा वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग इस तरह से यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस पे इंटू रेट लगाएंगे तो वो वैल्यूएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर -1020 करने पे आ रहा है, कितना आएगा? 120, 100, 100 आ रहा है, 100 इंटू 16, 1600। अच्छा, y का आ जाएगा 82,000, 1920, 160, 160 इंटू 18, 2880। और z का 152, 2496 और 2400। फिफ्टी सिक्स इंटू 20, 1120। 1120 लास्ट वाला था। अब यहाँ से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, बस यही करना था यहाँ पर, और कुछ नहीं। यहाँ पर पीएल वगैरह करना नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, और इन्फॉर्मेशन भी उतना सा ही अवेलेबल है हमारे पास। 20,400, और ये हो जाएगा 22,000, 22,000 -1420 -16,000, 4580। ओ ये 19 है, 4080, 43,200 और 2880, 46,080, 8640, 62,400 प्लस 1120, 63,520, 12,480। बस हो गया, यही करना था हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कभी मतलब ऑल्टरनेट करके आ ही जाता है डिपार्टमेंट में ये वाला क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और डिपार्टमेंट से एक क्वेश्चन आता ही है। अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये इंटर डिपार्टमेंट
ट्रांसफर का क्वेश्चन है। मतलब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि कंट्रोलेबल काम रहे और काम बहुत अच्छे तरीके से हो, इसीलिए हम लोग डिपार्टमेंट वाइज अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ये दूसरा पॉइंट है डिपार्टमेंट अकाउंट का। बस ये दो पॉइंट ही हमें पढ़ना होता है और डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्या है, देखो जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट है एक्स वाई और जेड, जैसे अभी एक्स वाई जेड था। ठीक है, अब अगर एक डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो डिपार्टमेंट जो भी अपना प्रोडक्ट वगैरह बेच रहा है वो मार्केट से खरीदेगा, ठीक है, उसके बाद बेचेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स डिपार्टमेंट मार्केट से कुछ खरीद रहा है, ठीक है, फिर वो ट्रांसफर कर रहा है उसको वाई डिपार्टमेंट को, फिर वाई डिपार्टमेंट जेड को ट्रांसफर कर रहा है, जेड कस्टमर को कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक चेन सिस्टम में चल रहा है। तो ये जो एक्स डिपार्टमेंट है ये मार्केट से चीज खरीद रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मान लो कुछ प्रोसेस वगैरह हो रहा है, वो प्रोसेस वगैरह होने के बाद वो वाई को ट्रांसफर कर देता है। वो जिस हालत में गुड्स, मतलब इसके पास जो फिनिश गुड्स होगा वो वाई को ट्रांसफर करेगा, वाई उसको और भी कुछ मॉडिफाई करके जेड को ट्रांसफर करेगा। ऐसे चेन सिस्टम में चल सकता है अगर प्रोडक्शन हो रहा है। अदरवाइज अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ और तरीके से भी हो सकता है, अगर रिटेल स्टोर है तो भी हो सकता है। ठीक है, कि एक्स डिपार्टमेंट जो खरीदता है वो वाई को जरूरत होता है, लेकिन वाई मार्केट से नहीं खरीदता है, एक्स से ही लेता है। ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकता है मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भाई आप मार्केट से नहीं खरीद के आप एक्स से लो। ठीक है, ये इस तरह से चेन सिस्टम बिजनेस के अंदर चलता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो है वो ट्रांसफर करता है, इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर दो तरह से हो सकता है, एट कॉस्ट प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब वही जो हम लोग कंसाइनमेंट में पढ़े थे, मतलब प्रॉफिट लगा के। एक चीज ऐसा हो सकता है, मान लो एक्स ने कुछ खरीदा है 100 रुपए का, ठीक है, जो वो वाई को ट्रांसफर करेगा वो 100 में ही कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस में। लेकिन एक्स जो चीज 100 रुपए में खरीद रहा है, मान लो वो वाई को बेच रहा है 120 रुपए, तब बेच रहा है, तब सिर्फ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जब प्रॉफिट लगा के दे रहा है तब तो वो सेल के तरह ही हो गया ना, तो सेल कर रहा है। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस पे सेल कर रहा है 120। अब ये वाई जो है इस पे और प्रॉफिट लगा के भेज रहा है, और जेड उस पे प्रॉफिट लगा के कस्टमर को भेज रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा एक कंपटीशन चालू होता है कि सबका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट से। ठीक है, इस सिस्टम में चल रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स मार्केट में नहीं बेचता है, एक्स वाई को भी बेचता है। सपोज एक एक्स जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को भी बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक्स जो चीज मार्केट में बेच रहा है वो वाई को भी जरूरत है, तो वाई एक्स से भी खरीद सकता है, ऐसा सिस्टम चल सकता है। अब वाई भी इंडिविजुअली कस्टमर को बेच सकता है। बहुत सारे सिस्टम से हो सकते हैं कि ये तीनों कस्टमर को भी इंडिविजुअली बेच रहे हैं और अपने अंदर भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अगर सिर्फ कॉस्ट में करते हैं तो बात उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट लगा के भेजते हैं तो उसमें हमें कैलकुलेशंस ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लगा के भेजने से क्या होगा, इसमें हमें ये अल्टीमेटली तो हमें ये चेक करना है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट है। ये सिस्टम जैसे भी बना लो, मेन प्रॉफिट तो ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा ना। अब देखो ये 100 से 120 में हो गया, ये मान लो 140 इसमें ट्रांसफर हुआ और कस्टमर के पास 160 में गया, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है, 60 रुपीज। 100 रुपए का चीज से 160 रुपए में जा रहा है, बीच में इतना सारा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीज हमें कैलकुलेट करना है कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमा रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो ये होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जहां पर कॉस्ट प्राइस में भी हो सकता है, इनवॉइस प्राइस में भी हो सकता है। हम लोग एक क्वेश्चन करने से समझेंगे। देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट एक्स सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट एंड टू डिपार्टमेंट जेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। देखो इसको हम लोग ड्रॉ करके करते हैं तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। डिपार्टमेंट एक्स जो है, हम यहाँ पर एक्स डिपार्टमेंट बना लेते हैं, ये बन गया एक्स डिपार्टमेंट। तीन डिपार्टमेंट है शायद, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर बना लेते हैं वाई डिपार्टमेंट और यहाँ पर बना लेते हैं जेड।
अब एक्स डिपार्टमेंट जो है, एक्स डिपार्टमेंट सेल्स, मतलब वो खुद ही अपने डिपार्टमेंट को गुड्स बेच रहा है। ऐसा कैसे कर सकता है? बिकॉज इंस्ट्रक्शन रहता है तभी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं हम अपने अंदर डिपार्टमेंट के अंदर भी ऐसे सेल सिस्टम करवाएंगे तो वो करवा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट एक्स सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई, एक्स जो है वो वाई को गुड्स बेचता है, ठीक है, सेल करता है। कितना प्रॉफिट लगा के? 25% ऑन कॉस्ट, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% ऑन कॉस्ट लगा के एक्स जो है वो वाई को सामान भेजता है, मतलब 100 रुपए का सामान इसको 125 में भेजता है। डिपार्टमेंट जेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, और जेड को जब भेज रहा है तो 10% ऑन कॉस्ट में भेज रहा है, 10% ऑन कॉस्ट। अच्छा, अब उसके बाद देखो, डिपार्टमेंट वाई सेल गुड्स टू एक्स एंड जेड। ये तो नॉर्मल सा बात है, वाई किसको भेज सकता है? एक्स को और जेड को, ठीक है, और तो किसी को नहीं भेज सकेगा, ठीक है। तो वाई जो है वो एक्स को भेज रहा है कैसे पैटर्न में देखो, और जेड को भेज रहा है कैसे पैटर्न में? एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी एक्स के लिए 15% एंड 20% ऑन सेल, 15% एंड 20% ऑन सेल्स। तो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ देखना है मेनली, कि ये कॉस्ट का डिटेल्स दिया गया है कि कॉस्ट पे 25% और ये है सेल्स पे 15 एंड सेल्स पे 20%। तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों बात पे, ठीक है। कॉस्ट पे प्रॉफिट और सेल्स पे प्रॉफिट अलग होता है। ये अलग कैसे होता है ये देखो, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास मान लो कि एक 20 रुपए हम लोग प्रॉफिट कमा रहे 100 रुपए में चीज खरीद के, यानी हम लोग 120 में बेच रहे हैं, तो हमें अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है तो हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बाय कॉस्ट। और अगर हमें पूछे कि प्रॉफिट ऑन सेल कितना है तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो नीचे सेल्स चला जाएगा। ये सिस्टम होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल का। मतलब ये इसका 20 रुपए है, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है। एक एक चीज हमें ये बताता है कि 100 रुपए में खरीद के बेचने पे 20 रुपए का प्रॉफिट, और एक डेटा हमें ये बताता है कि 120 रुपए में बेचने से 20 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। वो बोलने का तरीका अलग है, क्योंकि एक चीज हम लोग कॉस्ट के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, एक चीज हम लोग सेल्स के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, लेकिन इससे अमाउंट नहीं चेंज होता है, परसेंटेज जरूर चेंज होता है। क्योंकि एक चीज हम लोग 100 के बेसिस पे बता रहे हैं, एक चीज हम लोग सेल्स के बेस पे, एक खरीदने के बेसिस पे बता रहे हैं, एक बेचने के बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल, इसीलिए ये दोनों चीजों का मतलब बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है डिपार्टमेंट जेड जो है वो एक्स और वाई को बेच सकता है। जेड और किसको बेचेगा? एक्स और वाई को। ये देखो, ये मैंने एक्स कर दिया, सॉरी वाई का दिखा दिया, और यहाँ पर हो गया ये एक्स, ठीक है। तो इसमें कितना बोला है देखो, 20% एंड 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा, 20% पहले एक्स का नाम लिया है तो 20% ऑन एक्स, और यहाँ पर 25% ऑन वाई, सॉरी एक्स और वाई क्यों लिख दिए, 20 ये है ऑन कॉस्ट है, ठीक है। तो ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर बताया गया है। अच्छा, आगे क्या बता रहा है? तो इतना तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट। बताएंगे अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है। डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, डिपार्टमेंट मैनेजर मतलब हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर है, इनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलेगा? 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, मतलब ये 10% जो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा वो कौन सा नेट प्रॉफिट होगा? ये देखो, नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा। देखो कैसे बोल रहा है, डिपार्टमेंटल मैनेजर आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन सब्जेक्ट टू, कंडीशन दिया हुआ है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल, डिपार्टमेंट हर बार जो सेल करेगा उसमें जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, इसका इतना मतलब समझो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड, मतलब यहाँ से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है इसको माइनस करने के बाद जो आएगा इस पे हमें 10% कमीशन देना है मैनेजर को, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बोला है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है ये हम बता रहे हैं, तब तक इसको फिर से एक बार समझो। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन, 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन किसका 10% मिलेगा यहाँ पर बोला है। उसके बाद
नेट प्रॉफिट का, तो ठीक है नेट प्रॉफिट का, लेकिन उसके बाद कुछ लाइन जोड़ दिया यहाँ पर, सब्जेक्ट टू यानी कंडीशन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो होता है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंटल सेल्स से, ठीक है। डिपार्टमेंटल सेल्स में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, सेल करने से तो प्रॉफिट होता है, यहाँ पर एक प्रॉफिट का नाम दिया दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो माइनस करने के बाद जो बचेगा उस अमाउंट के ऊपर 10% जो है वो मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, ये चीज बताया है, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट ये वाला पॉइंट बाकी रहा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है वो अभी बताते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मतलब मैनेजर को कमीशन देने के बाद डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब यहाँ बोला है ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करो, ये माइनस नहीं करते हुए प्रॉफिट कितना कितना है 36, 27, 18, तो यहाँ पर लिखते हैं 36, 27, वाई का है 27 और यहाँ पर हो गया 18,000, ये है नेट प्रॉफिट। सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग नेट प्रॉफिट बता रखा है, लेकिन ये कैसा नेट प्रॉफिट है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मतलब इससे मैनेजर का कमीशन माइनस किया हुआ है, लेकिन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बट इससे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नहीं किया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला है कि हमें मैनेजर को कैसे कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो बचेगा उससे 10% कमीशन देना है। हम लोगों ने अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लिया है, ये जो प्रॉफिट है ये कैसे आया हुआ है, यहाँ पर जो भी ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ये प्रॉफिट कैसे आया है, ये प्रॉफिट इस तरह से आया है, नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन, ये देखो नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन, ये इस तरह से आया है। बट हमें नेट प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, हमें इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद कमीशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें कमीशन माइनस करना है, तब जाके बचा हुआ प्रॉफिट ये आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर सिर्फ मैनेजर कमीशन को माइनस कर दिया डायरेक्टली, अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट क्या बोल रहा है देखो, स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल के एंड में यहाँ पर इस साल के एंड में एक्स वाई और जेड डिपार्टमेंट का कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वही बोल रहा है, एक्स का 14,000, 6,000, वाई का 15,000, 5,000 और जेड का जो है 11,000, 12,000। लेकिन इसको लिखने का पैटर्न देखो, बोल रहा है ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, तो डिपार्टमेंट एक्स के पास, ठीक है, एक्स ने जो ट्रांसफर किया, अब एक्स किसको ट्रांसफर कर सकता है ये सोचो, एक्स डिपार्टमेंट किसको अपना गुड्स ट्रांसफर कर सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को, एक्स खुद तो खुद को ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना, तो किसको करेगा, वाई और जेड को, ठीक है। अच्छा, जो डिपार्टमेंट वाई है वो किसको ट्रांसफर कर सकता है, एक्स और जेड को, और जो डिपार्टमेंट जेड है वो किसको ट्रांसफर कर सकता है, एक्स और वाई को, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये वो वाला क्लोजिंग स्टॉक है जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ था उसमें जो बचा हुआ स्टॉक है, जैसे डिपार्टमेंट एक्स ने वाई जेड को ट्रांसफर किया था स्टॉक, उसमें से डिपार्टमेंट एक्स का ट्रांसफर किया हुआ स्टॉक में से वाई के पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, जेड के पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट वाई ने जो ट्रांसफर किया था स्टॉक एक्स और जेड को, उसमें से एक्स के पास इतना पड़ा हुआ है, जेड के पास इतना बचा हुआ है, और डिपार्टमेंट जेड ने जितना भी स्टॉक ट्रांसफर किया था उसमें से एक्स के पास इतना स्टॉक है और वाई के पास इतना स्टॉक है। जैसे मार्केट से हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें भी हमारा स्टॉक हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग किसी अपने ही डिपार्टमेंट से सामान खरीदते हैं तो उसमें भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। अब अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे आ रहा है, अब अगर एक्स प्रॉफिट लगा के वाई को स्टॉक भेज रहा है, एक्स डिपार्टमेंट जो है वो वाई को प्रॉफिट लगा के अपना स्टॉक बेचता है, ठीक है, तो वाई के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है क्या उसमें भी प्रॉफिट है, ये सोचो, वाई ने मान लो 10 यूनिट प्रोडक्ट भेजा था एट द रेट ऑफ 120 करके, जिसमें एक्स ने एक्चुअली वो प्रोडक्ट एक्स ने खरीदा था 10 यूनिट एट द रेट ऑफ 100 करके, यानी उसने खरीदा था 1,000 रुपए का, उसने वाई को दे दिया 1,200 रुपए का, यानी 200 रुपए प्रॉफिट लगा के बेचा, और वाई ने 10 यूनिट में से मान लो 8 यूनिट बेच दिया, 8 यूनिट बेच दिया, अब वाई मान लो बेच दिया है 150 रुपए करके, ठीक है, और बचा जो 2 यूनिट जो वाई के पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो कितने का है वाई के पास, मुझे ये बताओ। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि एक्स ने 10 यूनिट खरीदा था 100 रुपए करके 1,000 रुपए का, और उसने वो वाई को बेच दिया 120 करके, तो प्रॉफिट लगा के बेचा एक एक यूनिट पे 20 रुपए, वाई ने कस्टमर को बेच दिया
उसमें से 8 यूनिट 150 रुपए करके, 2 यूनिट उसके पास बचा हुआ है, तो 2 यूनिट जो उसके पास बचा हुआ है उसका वैल्यू कितना है ये बताओ, कितना करके होगा? 2 यूनिट जो बचा बचा हुआ है उसका वैल्यू बताओ कितना करके होगा, रेट बोलो, रेट कितना करके होगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो रेट कितना करके होगा? हम ये पूछ रहे हैं कि एक्स ने तो वाई को भेजा था, एक्स ने खुद 100 रुपए से खरीदा, 120 में वाई को भेज दिया, वाई ने 8 यूनिट बेच दिया 150 रुपए करके, वाई के पास तो आ गया ना 10 यूनिट, 10 में से 8 बेच दिया, 2 उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है, 8 यूनिट सेल कर दिया, 2 क्लोजिंग स्टॉक है, और जो बेचा वो 150 रुपए करके बेच दिया, तो जो 2 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितना करके पड़ा हुआ है वो सोचो, बोलो कितने? 120। 120। क्या इस 120 में प्रॉफिट है? क्या इस 120 में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? एक्स का है। एक्स का है, ठीक है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये हमें क्यों पता चल रहा है? बिकॉज हम लोगों ने हम अपने ही डिपार्टमेंट से ट्रांसफर लिया है, लेकिन ये चीज अगर हम लोग मार्केट से खरीदते, जो हम लोगों ने एक्स से खरीदा, क्या हमें पता चलता कि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? ये सोचो, क्या वाई अगर ये चीज मार्केट से खरीदता तो क्या उसे पता चलता कि इसमें कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, जो सामान वो कस्टमर को बेच रहा है? नहीं। उसको क्यों पता चल रहा है? क्योंकि वो सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज चल रहा है। तो इसका मतलब अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या हम लोग प्रॉफिट दिखा सकते हैं? जब हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है, क्या हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉफिट में वैल्यू कर सकते हैं विथ प्रॉफिट? क्या हमें करना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक को? खुद का ही तो बिजनेस है, ये तो एक सिस्टम बना रखा है ताकि सब मोटिवेटेड रहे। एक्स को लगेगा हम वाई से भी कमा रहे, कस्टमर से भी कमा रहे, वाई को लगेगा हम जेड से भी कमा रहे, कस्टमर से भी कमा रहे। तो इससे क्या होता है, एक एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, इनका मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए इस पैटर्न से किया हुआ रहता है। लेकिन क्या हम लोग अपना ही क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट लगा के रखते? नहीं रख सकते हैं, ये तो गलत होगा ना। तो इसे प्रॉफिट को बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब सेल नहीं किए, सेल करने से तो कस्टमर से प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है। जैसे ये 150 रुपए में बेचा ना, तो वाई बोलेगा मेरा एक एक यूनिट बेचने पे 30 रुपए का प्रॉफिट मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैंने 150 रुपए में 120 का सामान बेचा। लेकिन एक ये तो पता है ना कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 20 रुपया प्रॉफिट लगा हुआ है, तो हम तो उसको क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉफिट में वैल्यू नहीं कर सकते, तो उसी को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक में छुपा हुआ प्रॉफिट होता है, जो अभी तक बिका नहीं है स्टॉक, फ्यूचर में बिक जाएगा, जब ये ओपनिंग स्टॉक होगा तो ये बिक जाएगा। लेकिन अभी अगर मुझे मेरा ट्रेडिंग को सही दिखाना है तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक को प्रॉफिट के साथ हम नहीं दिखा सकते, मुझे प्रॉफिट को एलिमिनेट करके दिखाना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में रह गया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब ये होता है, हमें इसको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक से एलिमिनेट करते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से इसको एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब आई होप क्लियर हो गया कि क्या होता है अनरियलाइज प्रॉफिट। अब हमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे जैसे हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, हमें वैसे ही करना पड़ेगा। अब देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट एक्स जो है वो कुछ प्रॉफिट लगा के वाई जेड को गुड्स भेजता है, वाई जो है वो कुछ एक प्रॉफिट लगा के जेड एक्स को भेज रहा है, जेड जो है वो कुछ प्रॉफिट लगा के एक्स और वाई को भेज रहा है, ठीक है। और डिपार्टमेंट के मैनेजर को कमीशन देने का रूल्स बताया है, बोल रहे हैं कि 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, लेकिन उससे अनरियलाइज प्रॉफिट अगर कुछ है उसे माइनस करो, जो बचेगा उस पे कमीशन कैलकुलेट करो। ये कमीशन देने का पैटर्न है। और डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बता रखा है लेकिन क्वेश्चन में, लेकिन एक गलत बता रखा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो बताया है इन्होंने, इनको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, नेट प्रॉफिट माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कमीशन, बट इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट को तो एलिमिनेट किया ही नहीं है, सिर्फ मैनेजर कमीशन को हटा दिया है, हटा के बोल रहा है ये इतना प्रॉफिट है, ठीक है। हमें क्या बोला है, हमें बोल रहा है फाइंड आउट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, क्योंकि ये हम नहीं बोल सकते कि ये डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट वही वाला होगा जहां से अनरियलाइज प्रॉफिट भी माइनस होगा, कमीशन भी माइनस होगा, दोनों चीज माइनस होना चाहिए, ठीक है। और कमीशन को कैसे कैलकुलेट करना है, ये 10% कमीशन कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। लेकिन कौन से वाले नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर
अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, ये जो बचेगा इस पे 10% कमीशन माइनस होगा, 10% कमीशन, ये माइनस होने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो ये वाला होना चाहिए, बट ये उस तरह से कैलकुलेट नहीं किया इन्होंने, ये चीज गलती किया है, तो हमें इसको सुधारने के लिए बोल रहा है कि इसको करेक्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। और करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को वो तो नहीं पता है कितना होगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट पता है, दैट इज आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। हम लोग ये लिख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा ये हमें पता है, और ये है ये वाला 36, 27, 18। लेकिन हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, हमें एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट चाहिए, ताकि उससे हम लोग पहले स्टेप में अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, सेकंड स्टेप में कमीशन माइनस करेंगे, उसके बाद जो होगा वही हम लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट है। तो हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसमें क्या माइनस किया हुआ है, मैनेजर कमीशन। हम लोग इसमें अगर मैनेजर कमीशन को जोड़ देते हैं तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा। हम लोग इसको बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ये देखो हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन करके जो आएगा वो दिया हुआ है। ठीक है, ये माइनस मैनेजर कमीशन करके जो प्रॉफिट आएगा ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए, हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग उसमें मैनेजर कमीशन को ऐड कर देंगे। हमें जो प्रॉफिट गिवन है हम लोग उसमें मैनेजर कमीशन को ऐड कर देंगे, तो हमें एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट है वो पता चल जाएगा। तो हम लोग मैनेजर कमीशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड मैनेजर्स कमीशन, जो कि गलत कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि डायरेक्टली प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस ना करते हुए। ठीक है, तो ऐड कर देंगे मैनेजर कमीशन। मैनेजर को अगर 10% कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू 10% होना चाहिए, और मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना परसेंट होगा। अगर मैनेजर को कमीशन 10% देना है ऑन नेट प्रॉफिट, और इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट पे डायरेक्टली मैनेजर को कमीशन दे दिया, डिपार्टमेंटल मैनेजर कमीशन आर एंटाइटल टू 10%। और यहाँ पर बोल रहे हैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन अगर 10% है तो कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना परसेंट होगा। अगर मैनेजर का कमीशन 10% है तो टोटल कितना परसेंट होता है, 100। अगर कमीशन 10% है, उससे प्रॉफिट माइनस कर चुके हैं, तो ये प्रॉफिट कितना परसेंट, इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट है, ये है मेरा क्वेश्चन। ये 10% है मैनेजर का कमीशन, ये जो है ये मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, तो ये कितना परसेंट कहलाएगा। ये देखो कमीशन 10%, ठीक है, 10% ऑन क्या है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इसका मतलब 10/100, तो 10 क्या है, 10 कमीशन है, तो नेट प्रॉफिट कितना है 100, ओवरऑल जो प्रॉफिट था। तो 100 में से अगर 10 चला जाएगा तो बचेगा कितना, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 100 में से अगर 10 चला जाएगा तो कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो कितना होगा, 90। 90। तो ये 90% का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये 90% का वैल्यू होगा, क्योंकि ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर ओनली कमीशन, मैनेजर का कमीशन चार्ज किया है, तो ये 90% होगा। तो अगर ये 90% है तो 10% कितना होगा, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि XYZ डिपार्टमेंट ने कितने कितने कमीशन में खर्चा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 36,000 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 36,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 4,000। यहाँ पर 27,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, 3,000। 18,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, ये हो गया 2,000। तो ये हम लोगों ने कमीशन निकाल लिया। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 40,000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 30,000, यहाँ पर हो गया 20,000। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग जस्ट जो एक्चुअल प्रॉफिट है वहां पर पहुंच गए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है।
एक मिनट, पेन नहीं लूज हो गया। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और क्योंकि ये जो प्रॉफिट था ना, ये इसमें से सिर्फ कमीशन को ही डिडक्ट कर रखा था, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग जगह पे ही पहुंच गए जहां हमें जाना था। तो हमें वो प्रॉफिट मिल गया जहां पर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है। और एडजस्टमेंट कैसे करना है, पहले हमें क्या करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करना है। तो हमें यहाँ से माइनस, ये देखो मैंने यहाँ पर 2 स्टेप लिख के भी दिखा रखा है, किया गया है ये, जबकि हमें करना था ये वाला सिचुएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कमीशन। कमीशन 10% एट द रेट ऑफ 10%, वही लिखा हुआ है देखो, कमीशन डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। एलिमिनेट होने के बाद जो आएगा उस पे 10% कमीशन हमें देना पड़ेगा, जो बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है, बट अब हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, अनरियलाइज प्रॉफिट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या है वो भी मैंने बताया कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट लगा के बेच रहा है, तो जो स्टॉक उसका बच जाएगा, जो नहीं बिकेगा, वही होता है अनरियलाइज प्रॉफिट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो, डिपार्टमेंट एक्स, जैसे यहाँ पर लिखा है हम लोग इसी पैटर्न में लिखेंगे, एक्स वाई जेड, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। यहाँ पर एक टोटल का भी कॉलम बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसफर फ्रॉम, ये देखो, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स। अच्छा, ट्रांसफर फ्रॉम वाई, ट्रांसफर फ्रॉम जेड। तो एक्स अगर ट्रांसफर करेगा तो एक्स खुद को तो नहीं करेगा, वाई को करेगा और जेड को ट्रांसफर करेगा। तो वाई को 15,000 और जेड को 11,000। तो यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 11,000। अच्छा, ट्रांसफर फ्रॉम वाई, एक्स को होगा, वाई को नहीं होगा, ठीक है। वाई जो है वो एक्स को ट्रांसफर करेगा 14,000, जो ट्रांसफर किया था उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है स्टॉक लाइन, मतलब पड़ा हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द ईयर एंड, ठीक है। 14,000 और इधर हो जाएगा 12,000। और यहाँ पर z ने ट्रांसफर जो किया है x और y को करेगा, z को तो z ट्रांसफर नहीं कर सकता है खुद को, ठीक है। तो 6,000 का जो ट्रांसफर था उसमें से 6,000 का बचा हुआ है, 5,000 का बचा हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट, मतलब कितना प्रॉफिट है। जैसे हम लोग वहां पर खुद देख सकते थे 120 में 20 रुपए प्रॉफिट था, वैसे ही हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये सब क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये देखना चाहिए कि एक्स डिपार्टमेंट जब वाई डिपार्टमेंट को गुड्स बेच रहा था तो वो कितना प्रॉफिट लगाया था, उतना ही इसमें होगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक्स 20 रुपए प्रॉफिट लगा के 100 रुपए का सामान 120 में वाई को भेज रहा था, तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट देखना है। तो ये देखो, एक्स डिपार्टमेंट जो है वाई डिपार्टमेंट को जो प्रॉफिट लगा के बेचता है वो है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट। अब इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो, ये क्या कॉस्ट प्राइस है या सेल प्राइस है, ये बताओ। मतलब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें ये देखना है कि एक्स ने कितना प्रॉफिट लगाया, वही तो इसमें छुपा हुआ होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक्स ने 20 रुपए प्रॉफिट लगाया, यहाँ पर तो वाई को कुछ नहीं करना है ना, हम लोग को ये देखना था कि एक्स ने कितना प्रॉफिट लगाया, वही वाई के क्लोजिंग स्टॉक में चला गया होगा। तो जिसने ट्रांसफर किया उसका प्रॉफिट देखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक्स ने क्या क्या प्रॉफिट लगाए वाई और जेड के ऊपर। देखो हम यहाँ पर फिर से लिख के दिखाते हैं, वाई और जेड। तो यहाँ पर देखो बता दिया है कि वाई ने जो है 25% वाई को और जेड को 10%, 25% ऑन कॉस्ट और जेड को 10% ऑन कॉस्ट। तो बताओ, क्या ये 15,000 का जो स्टॉक बचा हुआ है, क्या ये एक्स का सेलिंग प्राइस है या फिर एक्स का कॉस्ट प्राइस है, और वाई का कौन सा प्राइस है। मतलब मेरा पहला वाला एग्जांपल याद करो, एक्स ने 100 रुपए का सामान वाई को 120 में भेजा था एट द रेट ऑफ करके, ठीक है, एट द रेट ऑफ, और वाई ने उसमें से 8 यूनिट बेच दिया था
मैंने जो एग्जांपल लिया था, और 2 यूनिट उसका बच गया था, ठीक है, 8 यूनिट बेचा था एट द रेट ऑफ 150 करके, 2 यूनिट जो बच गया हम लोगों ने बोला 120 करके उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, और इसके पास 10 यूनिट था एट द रेट ऑफ 100 करके। अब ये जो हम लोग निकाल रहे हैं कि 2 यूनिट बच गया, इसका कैलकुलेशन 120 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स ने जो प्रॉफिट लगाया था वो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वाई का क्या है, ये जो है 120 ये y का कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन x का क्या है, ये 120 अगर यहां से हम लोग देखते हैं तो y का कॉस्ट है, बट x का क्या है ये बताओ। सेलिंग प्राइस। एक्स का सेलिंग प्राइस, ठीक है, एक्स का सेलिंग प्राइस, बट वाई का कॉस्ट है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये देखना है कि 120 में कितना प्रॉफिट लगा हुआ है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर वही चीज करेंगे। तो 15,000 और ये जो 11,000 है, ये एक्स का क्या है, सेलिंग प्राइस, एक्स ने जो प्रोडक्ट बेचा था उसमें से 15,000 रुपए का बच गया है, ठीक है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, हमें 15,000 पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कौन कमाया होगा, बोलो, एक्स या वाई या जेड। जब एक्स ट्रांसफर कर रहा है तो प्रॉफिट कौन कमाया होगा, जब ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, हाँ बोलो, एक्स। एक्स, ठीक है। तो एक्स अगर प्रॉफिट कमाया है तो हमें एक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स ने अगर 25% ऑन कॉस्ट पे प्रॉफिट कमाया है, लेकिन ये तो कॉस्ट नहीं है, ये एक्स का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 25% ऑन कॉस्ट अगर है तो सेल्स पे कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना चाहिए, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये देखो, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है। 25% अगर कॉस्ट पे है प्रॉफिट, पहला वाला, प्रॉफिट 25, कॉस्ट 100, तो सेल प्राइस कितना होगा, अगर 25 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, तो सेल प्राइस कितना होगा, 125। 125। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट ऑन सेल, कॉस्ट तो दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, प्रॉफिट बाय सेल, हमेशा प्रॉफिट ऑन सेल मतलब प्रॉफिट बाय सेल, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब प्रॉफिट बाय कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बाय सेल, प्रॉफिट कितना है, यहां से देख के लिख सकते हैं 25, और ये कितना 125, तो कितना होगा 1/5, या तो 1/5 कर लो या तो परसेंटेज में ट्रांसफर कर लो इंटू 100 करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/5। तो इसमें एक्स का कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो इसमें एक्स का प्रॉफिट जो है वो है 3000, इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जेड का देखो 10% ऑन कॉस्ट है, तो सेल पे कितना होगा, क्यों सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 10% कॉस्ट पे लगाएंगे, बट मेरे पास तो कॉस्ट प्राइस नहीं है, मेरे पास तो एक्स का सेलिंग प्राइस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। 10% ऑन कॉस्ट होगा तो सेल पे कितना होगा, कैलकुलेट करो इसी तरह से, कॉस्ट पे 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया 10, कॉस्ट हो गया 100, तो सेलिंग प्राइस 110, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सेल, तो 10/110, तो 1/11, ठीक है। ये हो गया 1/11, तो इसमें कितना बन जाएगा, 1/11 मतलब 1000 हो जाएगा। टोटल को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ये हो गया 1000, तो यहाँ पर टोटल, तो एक्स का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, एक्स जो ट्रांसफर किया था उसने जब वाई और जेड को ट्रांसफर किया, और उसमें से जो इन्होंने नहीं बेचा वो इनके पास रह गया स्टॉक, लेकिन वो स्टॉक जो है ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो एक्स का सेंड किया हुआ स्टॉक जिसमें प्रॉफिट अभी तक रियलाइज्ड नहीं हुआ वो है 4000, ठीक है, वो है टोटल 4000, तो एक्स का अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा 4000। सिमिलरली हम लोग y का देखेंगे, y किसको ट्रांसफर करेगा, y x को करेगा और z को करेगा, ठीक है। तो इनका देखो प्रॉफिट का क्या रिलेशन बता रखा था यहाँ पर, x जो है y सेल्स गुड्स टू x एंड z 15% और 20%, ये देखो 15% और 20%, बट ये जो है ये सेल पे बता रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ये जो है ये सेल्स पे बता रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये देखो 15% एंड 20% ऑन सेल। अच्छा, अब ये ट्रांसफर फ्रॉम वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब वाई ने एक्स और जेड को भेजा है, वाई खुद को तो भेज नहीं सकता है, तो वाई ने जो भी स्टॉक भेजा था एक्स को, उसमें से एक्स ने 14,000 का स्टॉक जो है वो नहीं बेचा है, रह गया, क्लोजिंग स्टॉक रह गया, नहीं बेच पाया। लेकिन ये स्टॉक में गलती ये है कि यहाँ प्रॉफिट लगा हुआ, क्यों, क्योंकि वाई ने एक्स को प्रॉफिट लगा के बेचा था, ठीक है। तो वाई ने कितना प्रॉफिट लगाया, कमाया है 15% ऑन सेल, और ये जो 14,000 रुपए है, अब प्रॉफिट तो वाई कमा रहा है, जो बेचेगा वही कमाएगा, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये सोचो कि वाई ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 15% ऑन सेल, क्या ये सेल प्राइस ही है वाई का, क्या ये वाई का सेल प्राइस ही है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट एक्स का कॉस्ट प्राइस है, बोलो। जैसे ये
y के लिए कॉस्ट है बट x के लिए सेल प्राइस है, ठीक है। उसी तरह से ये जो 120 बच जा रहा है यहाँ पर 2 यूनिट, वो भी y के लिए कॉस्ट प्राइस है बट x के लिए तो वो सेल प्राइस है, तभी तो हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो y डिपार्टमेंट का बचा हुआ स्टॉक जो x के पास है, ठीक है, y ने x को ट्रांसफर किया था, x के पास 14,000 का स्टॉक बच गया जो वो नहीं बेच पाया, तो ये x का कॉस्ट प्राइस है बट y का कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस। तो y ने कितना प्रॉफिट कमाया, जो सेल करेगा वही प्रॉफिट कमाएगा, वो हमें बता दिया है कितना, 15% ऑन सेल। क्या इस पे डायरेक्टली 15% लग सकता है या फिर इसमें भी कुछ चेंजेस का जरूरत होगा, बोलो। क्या इसमें डायरेक्टली लग जाएगा 15%? ये तो ऑन सेल बता रखा है, ये भी सेल प्राइस है, तो क्या इस पे डायरेक्टली लगा सकते हैं हम लोग? इसमें तो कॉस्ट था तभी चेंज करना पड़ा था, यस मैम। है ना, डायरेक्टली लगा सकते हैं 15%। 2100 और यहाँ पर हो जाएगा 20% क्योंकि ये भी सेल बोल रखा है, तो ये हो गया 2400। 2400 और ये 2100, 4500, 4500। और z का देखो, z ने किसको ट्रांसफर किया होगा, x को और y को, ठीक है। और x और y का देखो क्या है, x ने कितना कितना क्या किया होगा, यहाँ पर देखते हैं 20% और 25%। अब यहाँ पर फिर से कॉस्ट बता दिया, मैक्सिमम तुम लोग को कॉस्ट ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा, ऐसे ही डायरेक्ट दे देगा तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो 6000 का स्टॉक बच गया है, किसके पास बचा हुआ है, एक्स के पास, तो एक्स के लिए 6000 कॉस्ट है, लेकिन जेड के लिए तो वो सेलिंग प्राइस है, जेड ने जितना स्टॉक बेचा था उसमें 6000 का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब जेड ने कितना प्रॉफिट कमाया था एक से, उसने रेट लगाया था 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है, लेकिन ये तो सेल प्राइस है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट पे 20% है तो फिर सेल पे कितना होगा, सेल हो जाएगा 120, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सेल, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा 20/120, तो 1/6 हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 1/6, तो ये हो गया 1000, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट होने से कितना होगा, यहाँ पर भी क्या था 1/5 हो जाएगा, है ना, 25% होने से 1/5 हो जाएगा यानी 1000, 1000 एंड 1000 ये हो गया 2000। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमें मिल गया, ऐसा प्रॉफिट जो स्टॉक में इंक्लूडेड है और जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, 4000, 4500 और 2000। इसका मतलब ये एक्स का अनरियलाइज प्रॉफिट है, मतलब एक्स ने बेच तो दिया लेकिन ये प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब वाई और जेड ने रियलाइज नहीं कर पाया, ठीक है, इन लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक में रह गया वो प्रॉफिट, वाई का अनरियलाइज प्रॉफिट जो एक्स और जेड के पास है 4500, और जेड का अनरियलाइज प्रॉफिट जो एक्स और वाई मिला के है 2000, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब अनरियलाइज प्रॉफिट का जो भी अमाउंट आया, लास्ट आया था यहाँ पर 2000, इसके आगे वाला 4000 और यहाँ पर 4500। तो हमें बोला था अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करो एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट है उससे, तो हम लोग ये माइनस कर लेते हैं 36,000, 25,500, 18,000। कमीशन निकालना है, कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पर हो गया 3,600। देखो इसी पे निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर बोल रखा है ऑलरेडी, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, ये जो है ये माइनस हो जाना चाहिए, डिपार्टमेंट सेल्स आर बीइंग एलिमिनेटेड, ये देखो एलिमिनेट कर दिया, ये एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा ना, 4000 जो है वो तो खुद ही डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर प्रॉफिट लगा है इसलिए माइनस कर देना पड़ता है। तो ये 10%, इस पे भी 10%, 2550, इस पे 10%, 1800। अब माइनस करके देखते हैं कितना होता है, 36,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू 32,400, 22,950, 16,200। करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सही कैलकुलेशन ये होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन
और अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करने के बाद यही वाला हम लोग का करेक्ट प्रॉफिट आना चाहिए। तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेन क्या देखना पड़ेगा कि क्या गलती क्या हुआ है, उससे हमें एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचना पड़ेगा कि प्रॉफिट कौन सा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे स्टेप वाइज हमें कैलकुलेट करना है वैसे करना पड़ेगा। उसको कैलकुलेट करते हुए हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ये मेन है। ये अगर हम लोग कैलकुलेशन समझ जाते हैं तो बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा सेम और एक क्वेश्चन भी है, उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ग्रीप आ जाएगा इस पॉइंट पे। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कर लिया था 18, ये है 19, ये भी हो गया था। ओ अच्छा, यहाँ पर 21 नहीं है क्या? 21 सेम ऐसा क्वेश्चन है, 20 नहीं है, 21 है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, 20 छोटा सा क्वेश्चन है, ये नहीं है। 21 ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 21। ये देखो 21 सेम वही वाला क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने किया। Department A sells goods to Department B at a profit of 25% on cost and Department C at 10% profit on cost. Department B sells goods to Department A and Department C at a profit of 15% and 20%. सारा चीज सेम दिया हुआ है। Department C charges 20% and 25% profit on cost and Department A and Department B respectively. तो रेट जो है ना वो बिल्कुल सेम दिया है। ठीक है, अलग कुछ नहीं दिया है। तो हम यहाँ से देख के रेट जो है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे देख लेते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेटिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। बिल्कुल सेम है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अच्छा, ये अमाउंट वगैरह भी क्या सेम दे रखा है? नहीं, थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बस अमाउंट ही अलग दिया है और तो कुछ अलग दिया ही नहीं है। तो ये तो अभी फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते करेक्ट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। अच्छा, 3 डिपार्टमेंट है, ए, बी और सी। अच्छा, यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन but before before adjustment of unrealized profit, before adjustment of अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, ना तो ऐड किया हुआ है ना तो लेस किया हुआ है, बट कमीशन यहाँ से हटा दिया गया है। और उसमें प्रॉफिट इन्होंने दिखा रखा है 72, 54 और 36। लेकिन यहाँ पर भी सेम ही चीज है। ठीक है, यहाँ पर कैसे कमीशन देना है ये देखो, 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेटिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ऐड करेंगे कमीशन। कमीशन को ऐड करने से हमें एकदम जो ग्रॉस मतलब जो बिना कुछ भी एलिमिनेट करते हुए जो प्रॉफिट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये अगर 10% है कमीशन और ये कमीशन माइनस करने के बाद ये 90% आएगा, तो 10% यहाँ पर ऐड कर लेंगे सिमिलरली उसी तरह से। तो 72,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10, तो ये 8,000 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10, सॉरी 8,000 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 6,000 क्योंकि 54,000 डिवाइडेड बाई 90,
54,000 डिवाइडेड बाई 90 करने से 600 होता है, 600 इंटू 10 6000, और 36,000 डिवाइडेड बाई 90 400 होगा तो 4000, 4000 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब इसको ऐड कर लेते हैं, 80,000, 60,000 और ये हो गया 40,000। अब यहाँ से सबसे पहले हमें लेस करना चाहिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा 10% कमीशन, मैनेजर का कमीशन। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे करेक्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। ए बी सी टोटल, ये देखो यहाँ पर कितना कितना बरता रखा है, यहाँ पर स्टॉक, ये देखो ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट है, यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ए। तो ए को तो ट्रांसफर नहीं करेगा, ए ट्रांसफर कर सकता है बी और सी को। तो इनके पास क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ए का दिया हुआ स्टॉक में से जो ये लोग नहीं बेच पाए वो ए का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब ए का ट्रांसफर किया हुआ स्टॉक इनके पास एज ए क्लोजिंग स्टॉक है, बी और सी के पास। अच्छा ट्रांसफर फ्रॉम बी, तो ट्रांसफर फ्रॉम बी 28,000 24,000, 28,000 और 24,000, और ट्रांसफर फ्रॉम सी तो ए और बी में चला जाएगा 12,000 और 10,000। अच्छा अब ए ने जो ट्रांसफर किया है इसका देख लेते हैं, ए का सिस्टम क्या है, ए ने किस तरह से किया है। ए ने किया है बी और बी को 25% और सी को 10%, 25% और 10%, और दोनों का ही है ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है 25 और 10, यानी 1/5 और 1/11 हो जाएगा। यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, यहाँ पर 1/11 हो जाएगा। सेम सिस्टम है क्योंकि एक ही डेटा दिया हुआ है तो हम इसको अलग से नहीं दिखा रहे, सेम पैटर्न में ही होगा। तो 6,000 और यहाँ पर 2,000, सॉरी 2,200, 8,200, 2,200 ये 11 है ना, ये 2,000 होगा, 8,000। अच्छा बी ट्रांसफर किया है, बी ट्रांसफर किया है ए और सी को 15 और 20% ऑन सेल। ये डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि ये सेल पे ही दिया हुआ है 15% और 20%। $4,200, 4,800, 9,000। मैम ये 22 इंटू 1/10 होगा ना, ये वाला ऊपर का ए का। एक का, ये वाला 28,000 जो लिखा है मैंने, 22,000 इंटू जो 1/10 है वो 11, 11 है ये। 1/10 होगा ना वो। नहीं 1/11 ही होगा ना, ये कॉस्ट पे नहीं लगाना है ना। ये देखो 10% तो है, लेकिन 10% ऑन क्या है, कॉस्ट है ना। लेकिन ये ए ने तो ए ने कैसे बेचा है, ए ने कॉस्ट पे 10% लगा के बेचा है, ठीक है, लेकिन सेल पे फिर कितना परसेंट होता है, वही चीज ना। ये देखो यहाँ पर ए ने किसको भेजा है, सी को और बी को, तो पहले सी वाला ही देखते हैं क्योंकि सी में कंफ्यूजन आया। ये देखो 10% क्या है, प्रॉफिट है, तो 10 किस पे है, प्रॉफिट कॉस्ट पे, ये क्वेश्चन बता रहा है। तो कॉस्ट 100 मानेंगे तो सेलिंग प्राइस 110 होगा, और हमें तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि जो ट्रांसफर कर रहा है और अदर डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो उसका सेल हो रहा है ना, सेल करने वाला ही तो प्रॉफिट कमा रहा है। यानी बी के पास जो 30,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है वो बी का कॉस्ट है, लेकिन ए का क्या है, सेल प्राइस। ए ने जो स्टॉक बेचा था उसमें से जो स्टॉक बचा हुआ है, ए ने जितने का स्टॉक सेल किया था बी को उसमें से 30,000 का स्टॉक बचा
बचा हुआ है, सी को जितना किया था उसमें से 22,000, तो ये 30,000 जो है ना ये बी के लिए तो कॉस्ट है, बट ये 30,000 जो है ये ए के लिए सेलिंग प्राइस है ना। ये जो 22,000 है ना, ये समझ में आया ये वाला बात? हाँ, इसीलिए सेलिंग प्राइस, तो सेल करने वाला ही तो प्रॉफिट कमाता है ना, तो हमें सेलिंग का रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो कॉस्ट का दिया हुआ है, इसीलिए इसको 1/11 करना पड़ा। देखो सेम चीज था, ये देखो यहाँ पर भी 1/11 ही किया था। ये देखो जो भी सेल में नहीं था हम लोगों ने उसको चेंज किया, सिर्फ बीच वाला देखो दोनों सेल में दिया था, बाकी ये एक्स और यहाँ पर जेड मान लो या फिर यहाँ पर ए बी मान लो, ये दोनों ही जो है ये हमें कॉस्ट में दे रखा है, ठीक है। और मैक्सिमम कॉस्ट में ही दिया हुआ रहता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना, तो ये लोग मतलब इंस्टीट्यूट ऐसा चाहता है कि हम लोग कैलकुलेट करके दिखा पाए, उन्हें समझ पाए चीजों को। जैसे ये सेल है डायरेक्टली, अब इस पे भी कोई चेंज करने लगेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सेल करने वाला कमाता है। और सबसे बड़ा बात है, हमें जिस स्टॉक पे मतलब प्रॉफिट निकालना है वो हमारा सेलिंग प्राइस बता रहा है। जैसे अगर मुझे 100 रुपए का एक स्टॉक दिया हुआ है, 120 रुपए का दिया हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोग के पास अगर ये वाला 120 रुपया दिया हुआ है, हमें हमारे पास अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हमें सेल के ऊपर ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, हम लोग कॉस्ट वाला डेटा से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मुझे कॉस्ट डेटा दिया हुआ रहता तभी हम लोग निकाल पाते। जैसे अगर मुझे ये दिया हुआ है कि 120 रुपए में बेचा है जो सामान, उसका प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो मुझे प्रॉफिट ऑन सेल ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ढूंढ के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट दिया हुआ है तो उसे हमें उसका बेस चेंज करना पड़ेगा, जैसे कॉस्ट से सेल, सेल से कॉस्ट, इसीलिए किया। क्लियर है अभी, समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब देखो सी का, देखो सी का है 15 और 20%, सॉरी सी का ये 20 और 25% ऑन कॉस्ट, तो 20 और 25% ऑन कॉस्ट, तो ये जो है ये कॉस्ट पे है। लेकिन देखो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है जिसका हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे दैट इज 12,000, ए के पास पड़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कौन कमाया है? ए तो नहीं, क्योंकि ए का तो वो स्टॉक है, ए ने जो स्टॉक सी से लिया था उसमें से 12,000 का पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट तो सी ने कमाया है, ठीक है। और सी का जो बेस दिया हुआ है वो कॉस्ट पे दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये 12,000 तो कॉस्ट नहीं है, ये सी का सेलिंग प्राइस है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर 20% ऑन कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा? ये देखो 16, सेम यहाँ पर भी था ना 16 और यहाँ पर 1/5, 2000 2000, और ये हो जाएगा 1/5, यहाँ पर भी 2000, तो 2000 और ये 2000 मिला के 4000, 894, ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 894। ये माइनस करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे 8000, 9000 और 4000, तो ये माइनस करने से हो जाएगा 72,000, ये 51,000 और ये 36,000। ये ऐसे करने के लिए बोल रहा है कि प्रॉफिट से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करो और उसके बाद जो बचता है उस पर कमीशन दो, फिर बोलो कि ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। ऐसे पैटर्न में इन्होंने अपना कैलकुलेशन रखा है, तो हम लोग उसी पैटर्न में इसको सही कर रहे हैं। 10% 72,000 का 10% 7,000, अच्छा मैंने 72,000 ही लिख दिया क्या? 7,200, यहाँ पर 5,100, यहाँ पर 3,600। अच्छा, माइनस करने से 72,000 इंटू 10%, 64, 64 हाँ 800 हाँ 49 900 हाँ 45,900 और ये 36,000, 30, 32 हाँ 32,400। ये हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन को ही 2 बार करवा दिया, ठीक है। मतलब सेम ही क्वेश्चन था, सिर्फ डेटा अलग था, क्वेश्चन भी 2 दिया हुआ है मैट में, मैंने दोनों ही करवाया, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें क्यों हम लोग सेलिंग प्राइस कौन सा माने और कॉस्ट प्राइस, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आ जाता है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स इस तरह का। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्नो वाइट लिमिटेड वाज 2 डिपार्टमेंट, तो स्नो वाइट लिमिटेड पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इनका 2 डिपार्टमेंट है, एक क्लोथ
एक रेडीमेड क्लोथ। तो इनके दो डिपार्टमेंट है, एक सिंपल क्लोथ डिपार्टमेंट, एक रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। रेडीमेड क्लोथ आर मेड बाय फर्म इटसेल्फ आउट ऑफ द क्लोथ सप्लाई बाय क्लोथ डिपार्टमेंट। मतलब रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट क्लोथ जो है वो बनाता है, लेकिन उसके लिए जो मेटेरियल का जरूरत होता है, रॉ मटेरियल, वो क्लोथ डिपार्टमेंट से लेता है। मतलब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है। कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट जो है वो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, क्लॉथ डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। मतलब एक जन है ट्रांसफेरर और एक जन है ट्रांसफेरी। ठीक है, तो ये क्लॉथ डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है। मतलब प्रॉफिट अगर कोई कमाएगा तो वो ये कमाएगा। ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉफिट, मार्केट वालों से नहीं बोल रहे, आउटसाइडर से नहीं, बिजनेस के अंदर कौन से डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमा सकता है, जो ट्रांसफर करेगा, यानी ये सेल कर रहा है। ठीक है, ये सेलर हो गया और ये कौन हो जाएगा, परचेजर। तो जो सेलर होता है वही प्रॉफिट कमाता है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकता है क्योंकि वही ट्रांसफर कर रहा है अपना मेटेरियल रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कितने में ट्रांसफर करता है, एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। मतलब जो मार्केट में लोगों को बेच रहा है ना, क्लॉथ डिपार्टमेंट जो सेलिंग प्राइस में मार्केट के लोगों को बेचता है, उसी प्राइस में ये अपने डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को भी बेचता है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें इससे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज। ठीक है, ये देखो ओपनिंग स्टॉक दोनों का अलग अलग दे दिया। ठीक है, परचेज दोनों का अलग अलग दे दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से सामान खरीदता है, बाहर वालों से भी खरीदता होगा, इसलिए परचेज में देखो दिया हुआ है सेल्स। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफर टू मतलब रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया गया, कौन किया होगा, क्लॉथ डिपार्टमेंट। ये देखो, इसलिए ट्रांसफर कौन कर रहा है, क्लॉथ डिपार्टमेंट। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ट्रांसफर करने वाला कौन है, ये है। इसीलिए इसी के मतलब क्वेश्चन को पढ़ के समझना भी पड़ेगा ना। तो यहाँ पर पढ़ने का टेक्निक देखो, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, तो कौन ट्रांसफर कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट बाय क्लॉथ डिपार्टमेंट, ऐसे बोल सकते हैं। तो बाय क्लॉथ डिपार्टमेंट मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इनके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग। ठीक है, एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है वो सिर्फ रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ नहीं होता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं, तो इनका वो खर्चा है नहीं। सेलिंग का खर्चा दोनों का ही है। क्लोजिंग स्टॉक ये दिया हुआ है। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग पीएल दोनों बनाने बोला है, कौन सा आइटम ट्रेडिंग का होता है, कौन सा पीएल का। जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग आइटम, परचेज ट्रेडिंग आइटम, सेल्स ट्रेडिंग आइटम, और ये जो ट्रांसफर है ये भी ट्रेडिंग आइटम क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। एक्सपेंसेस में है मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग होगा। यहाँ पर बताओ कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएल में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ये मैंने पहले दिन बताया भी था थोड़ा सा कि कहाँ पर कौन सा जाना चाहिए, ट्रेडिंग और पीएल में। बताओ, मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कहाँ पर जाता है, मैन्युफैक्चर रिलेटेड सारा का सारा। हाँ, ट्रेडिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, अगर वो नहीं बताया जाए तो ट्रेडिंग में। सेलिंग ये कहाँ पर जाएगा, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये पीएल में जाएगा। ठीक है, द स्टॉक इन द, ये देखो, द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लॉथ एंड 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। मतलब रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के पास जो भी स्टॉक बच जाता है उसमें से 75% ऐसा स्टॉक है जो इनसे लिया गया है। जो बच जाता है उसमें बचा हुआ स्टॉक का 75% इनसे लिया गया स्टॉक होता है और बाकी 25% मार्केट से लिया गया स्टॉक होता है। क्योंकि ये जो है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट ये दो जगह से सामान लेता है, एक तो ये क्लॉथ डिपार्टमेंट से भी लेता है, ये एक मार्केट से भी लेता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से देख के पता चल रहा है ना, मार्केट से भी लेता है और ये इनसे भी लेता है। ठीक है, मार्केट से भी लेता है। तो अब सारा चीज तो नहीं बेच पाता है, अगर बेच देता तो क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं बनता। लेकिन बोल रहा है अगर इनका कोई क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है उसका 75% ये इनसे लिया गया स्टॉक का हिस्सा होता है और 25% बाहर से स्टॉक खरीदा गया स्टॉक का हिस्सा होता है। ये रेशियो बताया है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कंटेंट रेशियो। ठीक है, कंटेंट रेशियो मतलब कंटेंट क्या है, जैसे अगर हम लोग घर पे चाय भी बनाते हैं तो उसका कंटेंट क्या होता है, कुछ कितना पानी है, कितना उसमें मिल्क है, तो दैट इज द कंटेंट रेशियो। ठीक है,
तो उसी तरह से यहाँ पर कंटेंट क्या है क्लोजिंग स्टॉक का, कुछ आउटसाइडर वाला है, कुछ इनसाइडर वाला है, जो कि 75:25 है। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्नड ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%। ये जो है 15% रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कमाता है। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एज ए होल कम टू 1,10,000। जनरल एक्सपेंस बता ही दिया है तो जनरल पीएल में आएगा। हम लोग जब फर्स्ट दिन पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था जो खर्चा हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग जनरल एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अकाउंट भी बना के दिखाया था, ये देखो, अगर याद नहीं है तो हम एक बार दिखा देते हैं। ये देखो जनरल एक्सपेंसेस कैसा होता है, ये देखो नेट प्रॉफिट बनने के बाद, ये देखो जनरल पीएल, यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस हम लोग लिख देते हैं, इससे हमें ओवरऑल प्रॉफिट जो है ये मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जनरल एक्सपेंस बता दिया है और आगे देखते हैं, बस और कुछ नहीं है, यहाँ तक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 22, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st of March 2013, ये दिया हुआ था 31st of March 2013। पर्टिकुलर्स, दो डिपार्टमेंट है, क्लॉथ और रेडीमेड क्लॉथ, आरएम लिख देते रेडीमेड क्लॉथ, और यहाँ पर टोटल अच्छा, सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग ये लिख लेते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक, अलग अलग दिया हुआ है तो जिसका जितना अमाउंट है उतना लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक 3,50,000, 3,50,000 टोटल दोनों डिपार्टमेंट का मिला के। परचेज 20 लाख और 15,000 टू परचेज, तो ये हो जाएगा 20,15,000। अच्छा, उसके बाद सेल्स 22 लाख 4,50,000, 26,50,000। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट 3 लाख। अच्छा, ट्रांसफर कर किया जा रहा है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में, तो इसमें एक डिपार्टमेंट सेलर होता है, दूसरा परचेजर होता है, तो इसमें सेलर कौन है और परचेजर कौन है? ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, तो इसमें सेलर कौन है और परचेजर कौन है? सेलर क्लॉथ डिपार्टमेंट होगा। हाँ, सेलर जो है वो क्लॉथ, तो सेल इधर लिखते हैं, तो सेल इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 3 लाख, तो ये 3 लाख यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सेल इधर लिखा जाता है। इसको लिखने का सिस्टम देखो, हमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कैसे लिखना है, हम लोग यहाँ पर सेल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बाय ट्रांसफर, ऐसे लिख सकते हैं बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, बस इतना लिखने से ही होगा, नाम देने का जरूरत नहीं। बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, सेम इधर भी लिखेंगे टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें एक पार्टी सेलर होगा, एक डिपार्टमेंट सेलर होगा, एक जो है परचेजर होगा। तो जो सेलर होगा वैल्यू इधर लिखेंगे, और परचेजर कौन है, इन दोनों में से परचेजर कौन हो जाएगा? रेडीमेड। हाँ, तो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 लाख,
इन्होंने 3 लाख का खरीदा, इन्होंने 3 लाख का सेल कर दिया, इसका मतलब ये हो गया बस। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 60,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 60,000 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 60,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, और इससे हमें जीपी मिल जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख और 60,000। 2,60,000 22 लाख 3 लाख मतलब 3 2 5 2 7 27 लाख। अच्छा, ये हो जाएगा 5,10,000 और ये टोटल हो जाएगा 27 और ये हो गया 32,10,000। 27 लाख 4 लाख टू ग्रॉस प्रॉफिट 5,10,000 15,000 50,000 65 और यहाँ पर 60 1,25,000 1,25,000 4,25,000 तो 5,10,000 माइनस 4,25,000 तो 85,000 आ रहा है जीपी इसमें, और इसमें टोटल आ जाएगा 32,10,000। अच्छा, ये हो जाएगा 4,85,000। ये दोनों को टोटल करके भी लिख सकते हैं, अलग से करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख ब्रॉट डाउन हो जाएगा 85,000, तो दोनों मिला के 4,85,000। टू सेलिंग एक्सपेंस, एक ही खर्चा दिया हुआ था, तो टू सेलिंग एक्सपेंस 20,000 6,000 20 एंड 6 26,000 टू नेट प्रॉफिट 4 लाख 4 लाख माइनस 20,000 3 लाख 85,000 84,000 85,000 माइनस 6,000 79,000। अच्छा, 79,000 और यहाँ पर 79 और 3,80 ये ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4,59,000 ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर 4,85,000 4,85,000। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल है, जैसे हम लोग पहले दिन भी कर रहे थे वैसे ही। लेकिन अब यहाँ पर हमें जनरल पीएल भी आज बनाना है, जो हम लोगों ने लास्ट दिन के किसी भी क्वेश्चन में नहीं बनाया था, जरूरत नहीं हुआ था। तो जनरल पीएल इसके बाद हम लोग यहाँ पर अलग से लिख के भी बना सकते हैं जनरल पीएल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे अलग से लिख के बना लेते हैं जनरल पीएल, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे जीपी ब्रॉट डाउन होता है वैसे जनरल पीएल में नेट प्रॉफिट भी ब्रॉट डाउन होगा। मैंने स्ट्रक्चर भी उसी तरह से ही बनाया है, ये देखो। तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये देखो, बाई नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट आए तो इधर ब्रॉट डाउन होगा, अगर लॉस आता तो उधर ब्रॉट डाउन हो जाता। और डिपार्टमेंट है दो, क्लॉथ और रेडीमेड क्लॉथ। 3,80,000 7,90,000 79। अच्छा, 3,80,000 और 79 4,59,000 ये हम लोगों ने ऑलरेडी टोटल कर रखा है, ये देखो 4,59,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस, क्योंकि ये तो एक्सपेंस का साइड है ना, डेबिट साइड है। तो टू जनरल एक्सपेंस, अगर कोई इनकम होता तो इनकम भी लिख सकते थे। तो जनरल एक्सपेंसेस बता रखा है 1,10,000
10,000, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इसको माइनस करके नहीं बता सकते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट इतना हो रहा है। क्यों? जैसे हम लोग कंसाइनमेंट में करते हैं, अगर किसी भी तरह का स्टॉक में प्रॉफिट छुपा हुआ है तो वो हमें गलत प्रॉफिट शो करेगा। जैसे कंसाइनमेंट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व जो है वो माइनस करते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें स्टॉक रिजर्व यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यहाँ पर नाम बता रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उसको यहाँ भी हम लोग स्टॉक रिजर्व बोल सकते हैं। तो स्टॉक रिजर्व को हटाना पड़ेगा। तो किसके पास स्टॉक रिजर्व है? ये क्लॉथ डिपार्टमेंट जो है, ये तो जो भी खरीदता है मार्केट से खरीदता है, इसको क्या पता कि कौन कितना प्रॉफिट लगा के बेच रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे नहीं पता चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? स्नो व्हाइट लिमिटेड। स्नो व्हाइट लिमिटेड का दो डिपार्टमेंट है, क्लॉथ और रेडीमेड क्लॉथ। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट मार्केट से खरीदता है, रेडीमेड वाला भी मार्केट से खरीदता है, लेकिन ये जो है इसको ट्रांसफर करता है। इन दोनों में एक सेल परचेज का रिलेशन है, सेलर और बायर का, ठीक है। तो जो सेलर है वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, और जो बायर है उसका जो स्टॉक रहता है उसमें कितना प्रॉफिट होता है वो हमें पता चल जाता है, बिकॉज सेम ऑर्गेनाइजेशन में है। यानी क्लॉथ डिपार्टमेंट का जो भी स्टॉक रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास बचा हुआ रह जाएगा किसी भी साल में, तो उसमें क्या हुआ, किसी भी ईयर में जितना स्टॉक एज ए क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसमें प्रॉफिट जो है वो रहेगा, उसे हमें हटाना है, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक रिजर्व, बिकॉज वी नो द प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कंसाइनमेंट में हमें पता है हम लोग कितना प्रॉफिट लगा के कंसाइनी को भेज रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है उन लोगों का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000। अब ये 60,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमें प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के पास ओपनिंग स्टॉक है इसमें भी तो प्रॉफिट छुपा हुआ होगा। ये लास्ट साल का क्लोजिंग स्टॉक है जो कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, तो लास्ट साल भी तो इन्होंने क्लॉथ डिपार्टमेंट से भी सामान लिया होगा और बाहर वालों से भी लिया होगा, तो ये 50,000 में भी प्रॉफिट छुपा हुआ होगा। तो हमें ये 50,000 के अंदर का प्रॉफिट, ये हमें कौन सा प्रॉफिट निकालना होगा, ये वाले स्टॉक में और ये वाले स्टॉक में, क्योंकि इसी में प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, इसी में प्रॉफिट रहेगा। ये तो मार्केट से खरीदा है, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। ये जो 3 लाख खरीदा है और ये 60,000, ठीक है, ये सब जो खर्चा हुआ ये सब बेचना था इनको। एक्चुअली इनके पास टोटल स्टॉक कितना था, ये सब मिला के उसमें से इतना बेच दिए, इतना बच गया, तो इस पे प्रॉफिट है। और ये जो 50,000 वाला है इसमें भी तो प्रॉफिट था पिछले साल का, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक 60,000 बचा हुआ है ये जरूरी तो नहीं है कि सारा फ्रेश स्टॉक से मतलब बेचा गया होगा, यहाँ पर कुछ रह भी सकता है। 50,000 वाला जो स्टॉक है ये भी तो कुछ यहाँ पर रह सकता है। तो हमें क्या करना है, दोनों जगह से प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है, ओपनिंग स्टॉक से भी और क्लोजिंग स्टॉक से भी, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे, तो ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पर एलिमेंट, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कंटेंट रेशियो, ठीक है। कंटेंट रेशियो में पता है, वैसे निकालने का जरूरत नहीं है, 75% बता रखा है, देखो तो ऐसे निकालेंगे, रेट ऑफ जीपी। अब प्रॉफिट कौन कमाया होगा, जो सेलर है। सेलर कौन है, क्लॉथ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट सेलर है, तो रेट ऑफ जीपी ऑन सेल्स, हमें हमेशा सेल्स के ऊपर निकालना चाहिए। इन क्लॉथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट का रेट मतलब जीपी रेशियो क्या चल रहा है। तो जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक का निकालेंगे तो पिछले साल का ये सम हम लोग कर रहे हैं 12-13 का, तो हमें 11-12 का प्रॉफिट चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो इतना बोलना चाहिए कि इस साल का प्रॉफिट ही पिछले साल का प्रॉफिट था। अदरवाइज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो क्लोथ डिपार्टमेंट का पिछले साल का जीपी रेशियो है 15%, 11-12 का, ठीक है। तो यह है 15%, तो पिछले साल का अगर 15% है तो पिछले साल का जो स्टॉक होगा उसमें 15% प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमें 15% प्रॉफिट एलिमिनेट करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट इन रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट कितना है, ये देखो 50,000 तो टोटल है, लेकिन ये जो स्टॉक बचता है ये पूरा पूरा जो है क्लॉथ डिपार्टमेंट का ट्रांसफर किया हुआ स्टॉक नहीं बचता है। हमेशा जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है उसका रेशियो क्या है, 75% क्लॉथ वाले से लिया हुआ, 25% जो है वो बाहर वाले से लिया हुआ। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये 50,000 का जो स्टॉक बचा है उसका 75% कितना होता है, वही 75% कौन सा स्टॉक होगा, स्टॉक ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। क्लॉथ डिपार्टमेंट का स्टॉक जो रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास
पड़ा हुआ है। तो ये देखो 50,000 में 75% स्टॉक जो है वो इनसे ट्रांसफर के टाइम पे लिया हुआ स्टॉक का बचा हुआ हिस्सा है। अब प्रॉफिट जो है इसमें ढूंढना है। अगर हम लोग 50,000 पे ढूंढेंगे वो गलत होगा, क्योंकि 50,000 का दो हिस्सा बना हुआ है। 50,000 का 75% इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से आता है, जबकि 25% बाहर वाले से आता है। बाहर वाले कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट हमसे कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो हमें जरूर पता होता है। तो ये हो गया क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हमें इस पे प्रॉफिट निकालना है, तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। स्टॉक रिजर्व इक्वल टू 37,500 इंटू पिछले बार जितना प्रॉफिट में बेचा था उतना ही इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। पिछले बार क्लॉथ डिपार्टमेंट ने जितना प्रॉफिट लगा के रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को सेल्स किया था अपना प्रोडक्ट, उतना ही प्रॉफिट होगा। ये पूरे स्टॉक में 5625 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये 15% डायरेक्ट लगा दिया बिकॉज ये सेल पे था। ठीक है, अब इसी तरह से हमें क्लोजिंग स्टॉक का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का कितना होगा। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक का कितना होगा ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें 11-12 का, ये देखो ये जैसे 15% 11-12 का दिया हुआ था, हमें उसी तरह से 12-13 का जीपी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का जीपी निकालेंगे। रेट ऑफ जीपी ऑन सेल्स इन क्लॉथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जीपी रेशियो कितना है, क्योंकि यही बेचता है ना रेडीमेड वालों को। तो जीपी बाई सेल्स इंटू 100, जीपी बाई सेल्स इंटू 100 करेंगे। तो इस साल जीपी कितना हुआ है क्लॉथ डिपार्टमेंट का? 4 लाख। जीपी है 4 लाख। और क्लॉथ डिपार्टमेंट ने सेल कितना किया है? क्लॉथ डिपार्टमेंट ने सेल कितना किया है? ये देखो सेल कितना किया है, यहाँ पर है 22 लाख और ये 3 लाख, क्योंकि इसमें भी तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये दो तरह का सेल किया है, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा? 25 लाख। बोलो समझ में आया कैसे हम लोग निकालेंगे? टोटल 25 लाख हो रहा है ना। अच्छा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, तो देखो 16%, मतलब 1% प्रॉफिट इनका बढ़ा है। प्रॉफिट का रेट इन्होंने बढ़ाया है, पहले 15% था अब 16% हुआ है। ठीक है, तो इस बार अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमें 16% में करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक बचा है 60,000, लेकिन ये पूरा क्लॉथ डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ 75% जो है वो क्लॉथ डिपार्टमेंट से लिया गया हिस्सा में से होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमें बता है। तो 75% ऑफ 60,000 45,000, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। एलिमेंट मतलब वही स्टॉक, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट नहीं, सॉरी, यहां पर लिख देते हैं स्टॉक वैल्यू ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट इंक्लूडेड इन रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। ट्रांसफर किया हुआ स्टॉक में से 45,000। अब प्रॉफिट निकालेंगे। ये सेल प्राइस है उनके लिए, और इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया इस बार? 16% ऑन सेल्स, 7200। तो ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड हालत में, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक में चला गया है, तो 7200 और यहाँ पर 5625, तो ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है। ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, जबकि ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है। ये प्रॉफिट नहीं है, इसको एक्चुअली बोलना चाहिए रिजर्व। ठीक है, इसको प्रॉफिट नहीं बोलना चाहिए। एक ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है। जैसे कंसाइनमेंट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते थे, अगर क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हैं तो उसका स्टॉक रिजर्व इधर लिखेंगे, ओपनिंग इधर लिखेंगे, तो जस्ट ऑपोजिट हमें लिखना था। यहाँ पर भी हमें वही फॉलो करना है। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली इधर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्योंकि वो हम लोग क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व जो है इधर लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक का इधर लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। 5625 और 7200। 4,64,000
625 माइनस 1,10,000 माइनस 7,200, 3,47,425, 3,47,425। इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग दो जगह पे अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर नेट एडजस्ट करके लिख सकते हैं, जैसे 7,200 और माइनस 5,625, तो नेट होता है 1,575, क्योंकि दोनों में हम लोगों ने अलग अलग निकाला ना, तो नेट कितना होगा, ये 7,200 और ये दोनों का एडजस्ट करने से 1,575 होता है। ठीक है, क्रेडिट साइड आ रहा है तो हम लोग क्यों क्रेडिट साइड आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट है दोनों ही। ठीक है, अगर हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं तो ये 1,575 प्रॉफिट आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे इधर। ठीक है, तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का इधर होता है ना, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक का जो रिजर्व है वो 7,200 है, ये क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जाता है और ये ओपनिंग स्टॉक वाला इधर आएगा, तो 5,625, तो ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं ना, तो 5,625 ये डेबिट हो गया। तो ओवरऑल अमाउंट हमारा आ रहा है 1,5, ये देखो 7,200 माइनस 5,625, तो ये हो गया 1,575। ये अमाउंट क्या आ रहा है, ये अमाउंट हमारा आ रहा है क्रेडिट, क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है, ये क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, तो 1,575 भी हम लोग लिख सकते हैं एडजस्ट करके, 1,575 भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करने से भी होगा। ये तो प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, ऐसे समझना है हमें। और जो ओपनिंग स्टॉक है वो खुद तो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन उसका रिजर्व जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। और इन दोनों को एडजस्ट करने से फिर ये जो अमाउंट है ये अगर एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये डेबिट साइड में लिखना चाहिए 1,575, तो भी देख सकते हो हमारा सेम अमाउंट आएगा। ये दोनों को मतलब सब्सटीट्यूट करके अगर हम लोग 1,575 लिखते हैं तो भी हमारा 3,47,425 ही आएगा। या फिर अलग अलग लिखो, सिंपल सा बात है, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हो तो इसका रिजर्व इधर, ओपनिंग स्टॉक इधर होता है तो इसका रिजर्व इधर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करके सही प्रॉफिट निकाल लिए। इससे क्या हुआ, ये देखो पहले हम लोग का प्रॉफिट कितना आ रहा था, 4,59,000। ठीक है, उससे अगर 1,10,000 माइनस कर देते तो हमारा प्रॉफिट 3,49,000 आता, जो कि गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि 3,49,000 में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें दिख रहा है, ये देखो ये इससे इसको लेस करने से कितना आता, 3,49,000, जबकि अभी मेरा सही प्रॉफिट आया 3,47,425। ठीक है, 3,47,425, जो कि लगभग 1,575 का डिफरेंस है। ये क्या है, ये स्टॉक रिजर्व है, मतलब ऐसा स्टॉक जिसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो हम अपने ही जगह पे खुद का स्टॉक प्रॉफिट के साथ तो नहीं दिखा सकते, यहाँ पर बिल्कुल कंसाइनमेंट वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रॉफिट को एलिमिनेट करके दिखाना है। हम लोग अपना पता जो है प्रॉफिट स्टॉक में इंक्लूडेड करके कभी नहीं दिखा सकते, इससे हमारा प्रॉफिट जो है वो ओवर वैल्यूड दिखता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। तो ओवर वैल्यूड प्रॉफिट खुद को कैसे दिखाएं, नहीं दिखा सकते, इसीलिए यहाँ पर ये चीज एलिमिनेशन होगा। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है। इसमें देखो दो पैटर्न का चीज हम लोगों ने किया। आज हम लोगों ने बेसिकली तीन चीज किया। एक तो एकदम स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया वो एक पैटर्न का क्वेश्चन था। उसके बाद छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन कैसे हम लोग प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में, और ये लास्ट ये देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, 22 तक। अच्छा, अब देखते हैं क्या बच रहा है यहाँ पर। 23 ये भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का है। 23, 24, 23, 24, 25, बस 23, 24, 25, बस तीन क्वेश्चन बचा है। ठीक है, तो हम ये तीन ही होमवर्क देते हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट दिन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीन होमवर्क देते हैं, तो इसको करके देख सकते हो। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।